जब दो अलग अलग फाइटिंग यूनिवर्स के सबसे खतरनाक योद्धा एक ही दुनिया में आमने सामने आ जाएं, तो क्या होगा। एक तरफ था हनमा बाकी, भूमिगत एरिना का बेजोड़ चैंपियन और हनमा रक्त का वारिस। दूसरी तरफ था ओहमा टोकिता, जिसने कठिन संघर्षों के बीच खुद को एक महान योद्धा बनाया था। दोनों अपने अपने संसार के शीर्ष फाइटर थे। एक रहस्यमयी घटना के बाद दोनों का सामना एक भव्य टूर्नामेंट में होने वाला था। उनकी हर टक्कर धरती और आसमान की भिड़ंत जैसी थी। हर मुक्का अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश और हर चोट एक नए सबक की तरह थी। इस महायुद्ध की शुरुआत दो बुजुर्ग दिग्गजों की बातचीत से एक ऐसा टूर्नामेंट जन्म लेता है जिसका उद्देश्य दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा का फैसला करना था। ओहमा टोकिता को इस टूर्नामेंट की पृष्ठभूमि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ इतना जानना चाहता था कि उसे क्यों चुना गया। उसे बताया गया कि पहले भी दोनों संगठनों के बीच मुकाबले हो चुके हैं और केवल सबसे ताकतवर फाइटर ही अपने संगठन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जीतने वाले को सम्मान, धन और प्रतिष्ठा मिलती थी। इस बार दोनों पक्षों ने अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को मैदान में उतारा था। दर्शकों के बीच तनाव साफ महसूस हो रहा था। मुकाबला शुरू होने से पहले ही माहौल बारूद की तरह गर्म हो चुका था। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ टूर्नामेंट नहीं बल्कि ताकत और अस्तित्व की जंग थी। इधर एकिडो के उस्ताद और अन्य मार्शल आर्ट विशेषज्ञ भी आमने सामने आ चुके थे। हर कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को परख रहा था। लड़ाई शुरू होने से पहले ही ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध छिड़ चुका हो। अचानक एरिना की रोशनी जगमगा उठी और टूर्नामेंट के नियम घोषित कर दिए गए। हथियारों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित था और अंतिम विजेता वही होगा जो अंत तक खड़ा रहेगा। दोनों संगठनों के बीच 3 बड़े मुकाबले होने वाले थे। एक तरफ था म्यांमार का खतरनाक मुए थाई फाइटर सॉपेंग और दूसरी तरफ खड़ा था जापान का सबसे भयावह गैंगस्टर, जन्मजात राक्षसी ताकत का मालिक हनायामा काओरू। दो दानव आमने सामने खड़े थे और अब पूरी दुनिया उनकी भिड़ंत देखने वाली थी। टूर्नामेंट की घंटी बजते ही मुए थाई फाइटर सॉपेंग बिजली की गति से आगे बढ़ा और लगातार घातक घूंसे बरसाने लगा। इसके बाद उसने अपनी तेज किकों से हमला जारी रखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हनायामा काओरू बिना हिले सब कुछ सहता रहा। तभी हनायामा ने एक सीधा मुक्का जड़ दिया। वह वार इतना भारी था कि सॉपेंग कई मीटर दूर जा गिरा। हनायामा ने कभी कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था। उसकी पूरी ताकत जन्मजात थी और उसी के दम पर वह भूमिगत एरिना का आतंक बन चुका था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर डर नहीं बल्कि उत्साह दिखाई दे रहा था। अगले ही पल हनायामा ने अपने कपड़े को पकड़ा और एक झटके में अपना पूरा सूट फाड़ डाला। उसके विशाल शरीर और भयानक मांसपेशियों को देखकर विरोधी का चेहरा एक पल के लिए जम गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने मुए थाई की मुद्रा अपनाई और पूरी ताकत से हमला बोल दिया। हनायामा ने उसे पीछे धकेल दिया, लेकिन वह फिर उठ खड़ा हुआ और सीधे उसके चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। फिर भी हनायामा के चेहरे के भाव नहीं बदले। जवाब में उसने एक भयंकर मुक्का प्रतिद्वंद्वी के पेट में दे मारा। पूरा एरिना उस टक्कर की गूंज से कांप उठा। अब मुकाबला किसी फाइट से नहीं बल्कि एक असली युद्ध से कम नहीं लग रहा था। मुकाबला अब असली युद्ध का रूप ले चुका था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हर घूंसा सीधे शरीर पर पड़ रहा था। दर्शक हैरान थे कि सॉपेंग हनायामा जैसे राक्षसी ताकत वाले प्रतिद्वंद्वी के सामने डटा हुआ था। तभी हनायामा ने पूरी ताकत से उसके सिर पर मुक्का मारा, लेकिन सैकड़ों किलो ताकत वाला व्यवहार भी उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सका। मौका मिलते ही सॉपेंग ने एक जबरदस्त साइड किक लगाई और हनायामा को जमीन पर गिरा दिया। असल में बचपन से ही सॉपेंग अपने सिर की हड्डियों को पागलों जैसी ट्रेनिंग देकर लोहे जैसा मजबूत बना चुका था। अब यह लड़ाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। सॉपेंग लगातार अपने विनाशकारी घूंसे बरसा रहा था और हनायामा केवल बचाव करने पर मजबूर था। आखिर में उसने अपनी सबसे खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल किया और सीधे हनायामा के चेहरे पर वार कर दिया। तभी हनायामा ने मौका पकड़ लिया। उसने अपनी अपार ताकत से सॉपेंग की मांसपेशियों को इतनी जोर से जकड़ लिया कि वह दर्द से करा उठा। अगले ही पल हनायामा ने पूरे शरीर को घुमाकर एक भयंकर घूंसा जड़ दिया। सॉपेंग कई मीटर दूर जाकर गिर पड़ा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी चोट खाने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और फिर से खड़ा हो गया। अब दोनों के बीच सिर्फ ताकत नहीं, जिद की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जैसे ही हनायामा का अगला मुक्का आया, सॉपेंग झुक गया और अपने पूरे शरीर की गति को सिर में केंद्रित करके सीधे उसके घूंसे से टकरा गया। एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों की ताकतें आपस में भिड़ गईं। हनायामा के हाथों में भी भारी झटका लगा, लेकिन उसने बिना रुके एक और विनाशकारी घूंसा चला दिया। तीसरी भिड़ंत में सॉपेंग बुरी तरह लड़खड़ा गया। फिर भी वह दोबारा उठ खड़ा हुआ और आखिरी बार हमला करने दौड़ा। इस बार हनायामा ने पूरी ताकत से ऐसा प्रहार किया कि सॉपेंग आखिरकार पूरी तरह परास्त हो गया और इसी के साथ पहला मुकाबला हनायामा ने अपने नाम कर लिया। अब बारी थी दूसरे मुकाबले की और इस बार मैदान में उतरा ऐसा योद्धा जिसे देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। भूमिगत एरिना की ओर से आया जैक हनमा, धरती के सबसे ताकतवर इंसान का बड़ा बेटा। भले ही लोग मानते थे कि उसके खून की ताकत उसके छोटे भाई बाकी से कम है, लेकिन ऑगर फेंग का नाम सबसे खतरनाक योद्धाओं में गिना जाता था। जैक हमेशा अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रतिबंधित दवाइयों का सहारा लेता था। दूसरी ओर था रायन कुरे, वो कबीले का सबसे प्रतिभाशाली और खूंखार योद्धा। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, पूरे स्टेडियम का माहौल तनाव से भर गया। अब शुरू होने वाली थी राक्षसों की लड़ाई। मुकाबला शुरू करो। फाइट स्टार्ट होते ही दोनों बिजली की रफ्तार से एक दूसरे पर टूट पड़े। पहले ही वार में उनके मुक्के जोरदार टक्कर के साथ भिड़ गए। इसके बाद बिना किसी चालबाजी के सिर्फ ताकत और मुक्कों की भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। रायन लगातार जैक के हमले झेलते हुए अपनी पंचिंग स्पीड बढ़ाता गया और कुछ ही पलों में उसने जैक को दबा दिया। घायल हालत में घुटनों पर झुके जैक का वह मजाक उड़ाने लगा, लेकिन अगले ही पल जैक ने विस्फोटक ताकत के साथ ऐसा मुक्का मारा कि रायन दूर लग गया। फिर वह किसी जंगली भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा और लगातार तूफानी हमले करने लगा।
जमीन पर गिरने के बाद भी वह हंस पड़ा। उसे समझ आ गया कि जैक भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां ले चुका है। इसके बाद उसने अपने कबीले की सबसे खतरनाक तकनीक 100% रिलीज का इस्तेमाल किया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर राक्षस जैसा हो गया। वक्त आ गया है तुझे कुचलने का। तभी जैक ने भी अपने गले में छिपाई हुई सारी दवाइयां निगल ली। उसका शरीर सिकुड़ने लगा, लेकिन उसकी असली ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। अब मुकाबला फिर से बराबरी पर आ गया था। मौका मिलते ही जैक ने रायन की एक छोटी सी गलती का फायदा उठाया। उसने अपना विशाल जबड़ा खोला और एक ही काट में रायन के शरीर का मांस का बड़ा टुकड़ा नोच डाला। यह खौफनाक दृश्य देखकर दर्शकों के भी पसीने छूट गए। अब दोनों खून से लथपथ थे। जैक लगातार रायन का मांस नोचता जा रहा था, जबकि रायन भी पागलों की तरह हमला करता रहा। आखिरकार उसने मौका देखकर जैक की गर्दन को पूरी ताकत से जकड़ लिया। दम घुटने की वजह से जैक कुछ ही पलों में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और रेफरी ने तुरंत मुकाबला रोककर रायन को विजेता घोषित कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले ही पल जैक फिर से होश में आया और दोबारा रायन पर उठ पड़ा। तभी अखाड़े के बाहर एक रहस्यमयी मेहमान दिखाई दिया। धुआं हटते ही सबने देखा, वह आदिमानव पिकल था। पिकल अब जैक को अपना शिकार मान चुका था। तीनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि तभी मैदान में दो लोग कूद पड़े। बाकी हनमा और ओहमा टोकिता। उन्होंने तीनों को अलग कर दिया और जैक व रायन की जानलेवा लड़ाई यहीं खत्म हो गई। जैक को पराजित घोषित किया गया। लेकिन अब बारी थी उस मुकाबले की जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। ओहमा टोकिता वर्सेस बाकी हनमा। आखिर इस अंतिम युद्ध में जीत किसकी होगी? मुकाबला शुरू होते ही रेफरी ने इशारा किया, लेकिन दोनों ने तुरंत हमला नहीं किया। वे पहले एक दूसरे को ध्यान से परखने लगे। आखिर दोनों अपनी अपनी कहानी के मुख्य किरदार थे। बिना सोचे समझे हमला करके हार जाना किसी को भी मंजूर नहीं था। कुछ पल बाद ओहमा मुस्कुराकर बोला, अगर तुम हमला नहीं करोगे तो शुरुआत मैं करता हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अगले ही पल अचानक अखाड़े पर गिर पड़ा। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि स्टेडियम में मौजूद किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। क्या बाकी ने सच में हमला किया था या फिर यह किसी ऐसी तकनीक की शुरुआत थी जिसे कोई देख ही नहीं पाया। ओहमा जैसे ही उठकर खुद को संभालने की कोशिश करता है, बाकी फिर से बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ता है। वह एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन इस बार दर्द ओहमा को नहीं बल्कि खुद बाकी को महसूस होता है। असल में ओहमा ने निको स्टाइल की एडामेंटाइन काता का इस्तेमाल कर लिया था। इस तकनीक में हमला लगते ही शरीर की सारी मांसपेशियां पत्थर की तरह कठोर हो जाती हैं, जिससे दुश्मन का वार काफी हद तक बेअसर हो जाता है। ओहमा ने बाकी का हमला तो रोक लिया, लेकिन सिर्फ 2 ही चालों में उसे समझ आ गया कि उसके सामने कोई साधारण प्रतिद्वंदी नहीं खड़ा है। उसे याद आया कि बचपन से ही बाकी को उसकी मां ने दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रशिक्षकों से ट्रेनिंग दिलवाई थी। उसने अनगिनत ताकतवर योद्धाओं को हराया, भूमिगत एरिना का चैंपियन बना और अपनी ताकत से पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह सब सुनकर ओहमा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये तो बिल्कुल मेरी ही कहानी लग रही है। लेकिन अब उसे पूरी तरह एहसास हो चुका था, बाकी सिर्फ उसके बराबर का नहीं बल्कि बेहद खतरनाक प्रतिद्वंदी था। अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। मुक्कों और लातों की ऐसी बरसात होने लगी कि दर्शकों की आंखें भी उनकी रफ्तार का पीछा नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर बाद बाकी ने एक जबरदस्त सीधा मुक्का मारा। वार लगते ही उसे ओहमा की तकनीक का राज समझ आ गया। अगले ही पल उसने ओहमा की किक को बीच में ही रोक दिया और सीधे उसके पेट में एक भीषण मुक्का जड़ दिया। यह वार इतना सटीक और ताकतवर था कि ओहमा पूरी तरह चौंक गया। दरअसल सिर्फ कुछ ही पलों की लड़ाई में बाकी ने ओहमा की तकनीक को पूरी तरह समझ लिया था। उसने अपने पूरे शरीर का भार एक ही मुक्के में समेट दिया था। उस प्रहार में इतनी विस्फोटक ताकत थी कि ओहमा की पत्थर जैसी कठोर रक्षा भी उसे रोक नहीं सकी। दर्शकों में बैठे बुजुर्ग विशेषज्ञ समझाने लगे, शरीर के जोड़ सामान्य तौर पर झटकों की ताकत को कम कर देते हैं, लेकिन अगर सभी जोड़ एक साथ पूरी तरह स्थिर कर दिए जाएं, तो एक सीधा मुक्का भी पहाड़ तोड़ देने वाली ताकत पैदा कर सकता है। और बाकी का वही मुक्का। ओहमा को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पेट आर पार हो गया हो। ओहमा बचपन से ही सिर्फ लड़ने के लिए पला पड़ा था। इसके बाद दोनों फिर से आमने सामने भिड़ गए। इस बार ओहमा ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने दोनों के बीच की दूरी तुरंत कम कर दी ताकि बाकी को अपनी पूरी ताकत से हमला करने का मौका ही न मिले। इतनी जल्दी जवाबी रणनीति बना लेने पर दर्शक भी उसकी तारीफ करने लगे। कुछ ही पलों बाद ओहमा का एक जबरदस्त मुक्का सीधे बाकी के चेहरे पर जा लगा। बाकी कई कदम दूर जा गिरा, लेकिन अगले ही पल वह फिर से उठ खड़ा हुआ और पूरी रफ्तार से ओहमा की ओर दौड़ पड़ा। अब दोनों बिना रुके लगातार एक दूसरे पर मुक्कों और लातों की बरसात करने लगे। लेकिन तभी बाकी ने अचानक अपनी मशहूर हिप स्ट्राइक तकनीक का इस्तेमाल किया। व्हिप स्ट्राइक। यह हमला इतना दर्दनाक था कि ओहमा दर्द से तड़पते हुए सीधे जमीन पर लौटने लगा। जैसे ही ओहमा उठकर खड़ा हुआ, बाकी ने उसे जरा भी संभलने का मौका नहीं दिया और सीधे उसके नाजुक हिस्से पर एक जोरदार किक जड़ दी। लेकिन ओहमा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अगली बार जब बाकी ने फिर अपनी मशहूर हिप स्ट्राइक तकनीक का इस्तेमाल किया, तो ओहमा ने तुरंत विलो तकनीक से उस हमले की दिशा मोड़ दी। उसी पल ओहमा को महसूस हुआ कि बाकी का व्यवहार अचानक बदल गया है। वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। अचानक बाकी बिजली की रफ्तार से उसके सामने आ पहुंचा। दोनों आमने सामने भिड़ गए और इस बार ओहमा ने बाकी को ही हवा में उड़ा दिया। अखाड़े के बाहर खड़े लोग समझ ही नहीं पा रहे थे इतनी तेज रफ्तार की लड़ाई में आखिर हो क्या रहा है। मौका मिलते ही ओहमा ने अपनी एक और ताकतवर तकनीक से सीधे बाकी के चेहरे पर जबरदस्त मुक्का जड़ दिया। लेकिन अगले ही पल बाकी ने काकू कायो की मशहूर शाओरी जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके उस हमले की लगभग पूरी ताकत बेअसर कर दी। इसके बाद बाकी ने रेत्सु कायो की मशहूर सोनिक पंच जैसी चाल भी दिखा दी। कुछ ही मिनटों की लड़ाई में उसने तरह तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया और हैरानी की बात तो यह थी कि उसने ओहमा की कुछ चालें भी सीख ली और उन्हीं का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करने लगा। अब ओहमा ने फैसला कर लिया कि वह अपनी असली ताकत दिखाएगा।
उसने तुरंत अपनी सबसे खतरनाक तकनीक एडवांस को सक्रिय कर दिया, लेकिन बाकी भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपनी सबसे भयावह शक्ति डेमन बैग को जागृत कर दिया। अब दोनों योद्धा अपनी चरम शक्ति पर पहुंच चुके थे। अगले ही पल दोनों एक साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। चारों ओर खून उठने लगा। दोनों अपनी अपनी सीमाओं को पार करते हुए लगातार एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। यह सिर्फ जीत की लड़ाई नहीं, बल्कि दो महान योद्धाओं की इच्छा शक्ति का सीधा टकराव था। आखिरकार दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। एक पल के लिए ऐसा लगा कि मुकाबला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी पूरे मैदान में एक भयावह दबाव फैल गया। अगले ही पल धरती के सबसे शक्तिशाली जीव यूजीरो वहां आ पहुंचा। वह ओहमा की निको स्टाइल से इतना प्रभावित हो चुका था कि खुद भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, दूसरी ओर से एक और खतरनाक योद्धा सामने आ गया, कुरोकी गेंसाई। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो अब असली राक्षसों की लड़ाई शुरू होने वाली। ओहमा और बकी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। यह उनकी लड़ाई थी और वे किसी तीसरे को उसके बीच में नहीं आने देना चाहते थे। स्थिति बिगड़ती देख आयोजकों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और वादा किया कि भविष्य में यूजीरो और कुरोकी के बीच अलग से मुकाबला कराया जाएगा। यह सुनते ही दोनों शांत हो गए और वहां से हट गए। लेकिन यूजीरो के एक बार से ओहमा घायल हो चुका था, जबकि कुरोकी के प्रहार का असर बकी पर भी पड़ चुका था। दोनों की शारीरिक हालत अब आगे लड़ने लायक नहीं बची थी। आखिरकार निर्णायकों ने इस ऐतिहासिक मुकाबले को ड्रॉ घोषित कर दिया। इस तरह भूमिगत एरिना और केंगन एसोसिएशन के बीच हुई यह जबरदस्त टक्कर जीत या हार के बजाय बराबरी पर खत्म हुई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे की ताकत को खुले दिल से स्वीकार कर लिया।